नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम फिल्टर करके आप तक सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को ही पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव रेलिवेंट और महत्वपूर्ण हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और टारगेटेड के साथ साथ पावरफुल बनाने के लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीडी यूट्यूब डेली रिचुअल्स पर, जिसके माध्यम से हम आपकी तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल्स पर करवा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे इन सभी प्रोग्राम्स की जानकारी मिलती रहेगी। तो बात करें अगर प्रीलिम्स लेवल पर, तो हम आपकी तैयारी करा रहे हैं एमसीक्यूज के माध्यम से, जहां स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशन दोनों ही है। वहीं पर प्रीलिम्स और मेंस को हम कंबाइंड लेकर चल रहे हैं 3 प्रोग्राम्स के तहत, जहां पर सबसे पहला हमारा है स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एनालिसिस, जहां आपको हम न्यूज़पेपर की जो मुख्य हेडलाइंस हैं उनको बताते हैं, समझाते हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम है एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस, और हमारा तीसरा प्रोग्राम है डेली एक्सप्लेनर्स, जहां पर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंसाइट और एनालिसिस दी जाती है आपको, और वो टॉपिक स्टैटिक पोर्शन से भी हो सकता है और करंट पोर्शन से भी हो सकता है। तो इस माध्यम से आपकी तैयारी हुई मेंस और प्रीलिम्स को कंबाइन करके, वहीं हम अगर तीसरे स्टेज पर पहुंचे जहां हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों ही जानकारियों को कंबाइन करने की कोशिश की है, वो है हमारा वीकली वेबिनार फ्रॉम यूपीएससी सीएससी टॉपर्स। तो यहाँ पर हम आपकी मुलाकात कराते हैं यूपीएससी सीएससी टॉपर्स के साथ, जिनके साथ जुड़कर आप जान सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी, क्या सोर्सेज उन्होंने यूज की थी, क्या पैटर्न था उनकी प्रिपरेशन का, और उनकी यूपीएससी सीएससी तक के सफर से जुड़ी तमाम जानकारियां। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्या है। सबसे पहली न्यूज है, अपोलोजाइज इफ यू वांट टू रिटर्न टू राज्यसभा। गोयल साहब ने कहा है, किससे? उन 12 एमपी से जिनको की कल सस्पेंड करने की न्यूज आई थी। कल भी इस न्यूज को हमने बहुत एक्सटेंसिवली कवर अप किया था। ठीक है, जीएस पेपर 2 का उभरता हुआ टॉपिक है। कुछ रूल्स की बात की थी, और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि राज्यसभा एमपीज को तो पहली बार सस्पेंशन हुआ है, उनसे रिलेटेड जो रूल्स थे 255 और 256, वो मैंने कल एक्सप्लेन भी किए थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था कि लोकसभा के केस में, जो कि पहले भी कई बार ये वाकया जो है वो हो चुका है, मेनी टाइम दिस इंसिडेंस हैज टेकन प्लेस, सो व्हाट आर दोज रूल्स दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम द लोकसभा, जिसका आंसर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे दिया, एंड आई एम ग्लैड कि सही आंसर था आप लोगों का। ठीक है, तो जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ जा करके वो वीडियो देखें और कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से सही आंसर दिया है। ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या था इस न्यूज़ से रिलेटेड। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल, ओके, उन्होंने एड्रेस किया मीडिया को, और उन्होंने एक मैसेज पहुंचाया है उन 12 एमपीज तक, दोज हु हैव बीन सस्पेंडेड, दैट इन केस यू वांट टू रिटर्न टू राज्यसभा, यू शुड गिव अ अपॉलजी थिंग, यू शुड कम अप विद द अपॉलजी। ठीक है, कि हाँ हमने मिसबिहेव किया था एंड वी आर सॉरी फॉर दैट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। बट हुआ ये कि जो हमारा अपोजिशन था, what happened, it walked out instead of apologizing, it totally walked out, and because of this, जो हमारा एक बहुत important bill है, डैम सेफ्टी बिल, since opposition is not there, so that bill has been still pending for the discussion. ठीक है, so this was all this important news related to it। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या था ये टॉपिक, और क्या चीजें थी। ये उन लोगों के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ, दोज हु वर नॉट येस्टरडे, हु हैवंट सीन द वीडियो, स्टिल यू गाइज टू बेटर अंडरस्टैंड, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। ओके, so for the first time RS member has been suspended. RS is Rajya Sabha, and they have been suspended under rule 256 of rules of procedure and conduct of business in Rajya Sabha. Now this rule has been used extensively 13 times in the past. ठीक है, कितनी बार? 13 times. Okay,
एंड अकॉर्डिंग टू दिस अब तक जो है टिल नाउ 26 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया है सिंस 1962. ओके, and also the membership of 2 parliamentarians have been terminated under the same rule, and this 256 it provides for suspension of member, whereas rule 255 provides for lesser punishment. ठीक है, और 256 के अंडर जो चेयरमैन है, the chairman if he founds it necessary he can suspend a member. Okay, but this suspension is only फॉर दी पर्टिकुलर सेशन ओनली. जैसे अगर विंटर सेशन में अभी किया तो वो विंटर सेशन तक ही सस्पेंडेड रहेंगे, अगर मॉनसून सेशन में किया तो वो मॉनसून सेशन तक ही रहेंगे. इट डजंट वैलिड फॉर दी नेक्स्ट सेशन. ओके, मैक्सिमम पीरियड ये होती है. एंड इससे रिलेटेड जो है इट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. MCQ क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, ये प्रोसीजर है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कल बहुत डिटेल में इसको मैं समझा चुकी हूँ. चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ़ यू वॉन्ट टू नो द प्रोसेस दैट हाउ एंड व्हेन दीज MPs आर गोइंग टू बी सस्पेंडेड, यू कैन रेफर टू अंजुम सर का एक्सप्लेनर वीडियो ऑफ येस्टरडे. ठीक है, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक डीपली. एज आई टोल्ड यू कि एक्सप्लेनर्स जो हमारे हैं वो एक डीप एनालिसिस के साथ आते हैं, वो एक इंसाइट के साथ आते हैं. सो दिस आर्टिकल, दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प यू. ओके, हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था GDP से रिलेटेड. दैट GDP हैज ग्रू 8.4% इन Q2 बट रिकवरी अपीयर्स पैची. ठीक है, ये हमारा GS पेपर 3 से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का है, बट उससे भी ज़्यादा जो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं डेटा से रिलेटेड, सो ये इंपॉर्टेंट है. बट हाँ, अगर आप मेंस लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये डेटा लिख करके अपने पास एक चार्ट बना के रख लो कि किस क्वार्टर में कितना ग्रो हुआ, कौन सा सेक्टर था जिसमें ग्रोथ नहीं हुई. ठीक है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू मेंशन दीज इन योर आंसर्स अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग मेंस में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोट कर सकते हैं तो. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस न्यूज़ में खास हमारे लिए. सो ये न्यूज़ हमें बताती है कि इंडिया जो है उसका GDP इस सेकेंड क्वार्टर में 8.4% की दर से इंक्रीज हुआ है. 8.4% के रेट पे बढ़ा है, जहां की लास्ट क्वार्टर में उसका जो रेट था वो था 7.4. मींस ऑलमोस्ट 1 पॉइंट की बढ़त हमें मिली है. लास्ट क्वार्टर वाज जुलाई टू सितंबर वाला. ठीक है, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट जो GVA है हमारा, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, इट इज राइजिंग एट 8.5%. तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जो ये पूरी न्यूज़ थी ना, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डेटाज की बात की गई है. ठीक है, तो वो हमें देखने हैं. बट जो यहाँ से न्यूज़ से निकल के आता है कि भाई इस न्यूज़ से आखिर इम्पोर्टेंट क्या पूछेगा हमसे. डायरेक्ट तो ये रेट पूछने से रहा, बिकॉज डायरेक्ट रेट्स हमसे पूछे जाते हैं कहाँ पर, स्टेट PSC के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे UP PCS हो गया, या अभी जनवरी में उत्तराखंड PCS होने वाला है, MP PCS भी होने वाला है 1-2 महीने बाद. तो वहां पर जो है हमसे बेसिक ये डेटा वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. UPSC डायरेक्ट डेटा कभी नहीं पूछता. UPSC क्या करता है, आपको स्टेटमेंट में दे देता है, राइट. और स्टेटमेंट में जो है ये डेटा कहीं ना कहीं गलत रहते हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई स्टेटमेंट में गलत दिया है या सही दिया. मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत ही रहते हैं, बट स्टिल यू शुड नो. आंख बंद करके नहीं लगाना है कि मैम ने कह दिया कि भाई गलत था तो गलत ही होगा, लगा लो, नहीं. यू प्लीज हैव अ लुक ओवर इट. कई बार हो सकता है गूगली देने के लिए वो सही भी दे सकता है. ओके, और चलिए देखते हैं, समझते हैं कि GDP आखिर क्या है, और उससे रिलेटेड आज मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ. So what is GDP? GDP is a monetary measure of the value of all final goods and services produced in a period, quarterly और yearly. अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, UPSC हमसे अक्सर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है, राइट. अब क्या करेगा, GDP से रिलेटेड 4 डेफिनेशन आपको दे देगा, जिसमें एक डेफिनेशन GDP की होगी और बाकी डेफिनेशंस जो हैं वो दूसरी चीजों की होगी. लाइक NNP की हो सकती है, GVA की हो सकती है, या रैंडम भी कुछ हो सकता है. तो इफ यू विल बी नोइंग द कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन जानना जरूरी है, और डेफिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए
डाल दिया है कि व्हाट एक्चुअली जीडीपी इज, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बस ये आपको ध्यान रखना है, जहां भी जीडीपी होगा वहां पर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, ठीक है। अब जीडीपी से रिलेटेड एक नॉमिनल जीडीपी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आई हूं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज जीडीपी डेटा। नंबर 1 हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, that is mandated to prepare national accounts as well as publish biannual statements of the national product. और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इंडियाज इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डिकेड सॉ अ नेगेटिव क्वार्टरली ग्रोथ इन अप्रैल टू जून, दैट इज Q1 ऑफ 2021, ठीक है। तो ये आप मुझे कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने की, ओके। और कल मैं आपको सेशन में इसका आंसर बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये क्वेश्चन क्यों गलत था या क्यों सही था और इसका सही आंसर क्या होगा, बट प्लीज ट्राई टू आंसर इट इन दी कमेंट सेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा मींस नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है बेसिकली कोर सेक्टर ग्रोथ रीबाउंड्स, ये भी कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 का ही टॉपिक है और हमारी इससे पहले वाली न्यूज से को रिलेटेड है। देखो, जब ग्रोथ होती है ना तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में ग्रोथ होती है, राइट। मतलब अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है दैट मीन्स दैट द सेक्टर्स आर ऑल्सो ग्रोइंग समवेयर, ओके। बट ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट देर विल ऑलवेज बी सम एक्सेप्शंस कि भाई ग्रोथ के साथ ग्रोथ हो रही है अगर हर सेक्टर में, तो कोई ना कोई सेक्शन जरूर ऐसा होगा जो कि एक्सेप्शन भी होगा। तो ये न्यूज हमारी कह रही कि इंडियाज कोर सेक्टर जो है, इंडिया के कोर सेक्टर के अंदर हमारे 8 एरियाज आते हैं, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करके कि कौन कौन से एरियाज हैं। तो इन एरियाज में एक्सिलरेशन देखा गया है, ओके। और 7.5% जो है एक्सपैंड हुआ है ये टोटल एरिया, ऐसा ये जो हमारा न्यूज आर्टिकल है पर्टिकुलरली ये कह रहा है। और इसी के साथ साथ एक और चीज पे फोकस किया गया है इस न्यूज पे, और वो कहा गया है कि भाई जो सीमेंट और कोल रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इनके प्रोडक्शन में भी ग्रोथ हुई है, ठीक है। और सिर्फ एक ऐसा सेक्टर है विच हैज नॉट रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ। मतलब कि कौन सा ऐसा सेक्टर है, वो एक इकलौता सेक्टर जिसमें कि ग्रोथ नहीं हुई है या इट इज नॉट ऑन द पॉजिटिव साइड, एंड दैट इज हमारा क्रूड ऑयल सेक्टर, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां दिया हुआ है दैट ऑल सेक्टर्स एक्सेप्ट क्रूड ऑयल रिकॉर्डेड पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन अक्टूबर, मींस ओनली सेक्टर टू रिकॉर्ड नेगेटिव इज द क्रूड ऑयल। अभी आपने देखा भी होगा ऑयल से रिलेटेड, इनफैक्ट पेट्रोलियम से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड बहुत हंगामा मचा था पूरे टाइम न्यूज में। तो आप मुझे बताइए कि क्या इशू था पेट्रोलियम से रिलेटेड एंड कोल से रिलेटेड, क्यों ये दोनों चीजें न्यूज में थी, ये भी आप कोशिश करेगा हमें कमेंट बॉक्स में बताने की, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि वो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं और उनके वेटेज क्या हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, ये सारे जो हैं हमारे फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, ये हमारे 8 सेक्टर्स हैं, ठीक है। और किसका कितना वेटेज है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेना एक बार, क्योंकि अक्सर पूछ देता है कि भाई कौन से सेक्टर का कितना वेटेज है या कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ देखी गई। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैच द फॉलोइंग में, या ये कहें कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पूछेगा आपसे कि आप अरेंज करो इन्हें कि किस सेक्टर में ज्यादा है फिर उससे कम है। मतलब इट कुड बी एनीथिंग, ईदर इट कुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, टू arrange according to their either weightage thing, or it could be to arrange according to the growth, ठीक है। तो ये it could be as related to anything, all right। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। रशिया हैज रेड लाइन ऑन यूक्रेन, पुतिन ने ऐसा कहा। पुतिन साहब कौन है? पुतिन साहब रशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनका पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन। जीएस पेपर 2 का हमारा ये पूरा का पूरा इशू है और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ आईआर, ठीक है।
IR से रिलेटेड जो ये हमारा इशू है, तो इसमें जो हमारे हाईलाइटेड सेक्शंस हैं बेसिकली, उनको प्लीज आप देख लो कि भाई ये क्या कह रहे हैं, एक बार पढ़ जरूर लेना। ये मैंने वैसे तो कवर किया हुआ है, कोशिश की है इसको कवर करने की, बट स्टिल जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। अब देखो मुद्दा क्या है यहाँ पर पूरा का पूरा, कि रशिया, यूक्रेन और यूएस, इन तीनों की कहानी है। और आपको भी पता होगा कि काफी चर्चा में थे ये सारे ही, ठीक है। तो पहले चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। तो न्यूज़पेपर में अगर देखेंगे तो उतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है, बस ये है कि व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं, इन्होंने वार्निंग दी है नाटो को, स्पेशली नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो है कहा है कि भाई वार्न किया है अगेंस्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड वेपन्स ऑफ यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन के रिगार्डिंग इन्होंने वार्न किया है। और इसलिए किया गया ये सब क्योंकि नाटो का ना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है, उसकी वजह से मॉस्को कहीं ना कहीं, मॉस्को का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं थ्रेटेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी खबर थी कि किसने क्या कहा, यही सारी चीज़ें, बट ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है इम्पोर्टेंस का, वो ये कि भाई पहली चीज़ तो ये कि नाटो क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि ये पूरा का पूरा इशू क्या है, रशिया यूक्रेन में क्यों दुश्मनी है, क्यों प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये आता है हमारा। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर निकल कर आई है इस पूरे आर्टिकल में, वो है द मेंशन ऑफ जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की, ठीक है। ये क्रूज मिसाइल है, ओके। और इसके बारे में बताया गया कि इसकी जो स्पीड है ना, वो साउंड की स्पीड के रेंज से भी 1000 किलोमीटर ज्यादा है, सॉरी 9 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। Means the speed of Zircon hypersonic cruise missile is at 9 times the speed of sound. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, 9 times speed of sound। ये थोड़ा सा हमारा टेक्निकल टॉपिक है बेसिकली, जहाँ से क्वेश्चन हम मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ओके। इसको आप एक बार देख लेना, क्योंकि वैसे तो जिरकॉन जो हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर आप ये हाईलाइटेड पार्ट भी पढ़ लोगे तो आपका ये कवर अप हो जाएगा, जो भी इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ओके। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि भाई मुद्दा क्या था। पूरा का पूरा जो हमारा मुद्दा था, तो हुआ ये था कि कुछ समय पहले जो है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अर्ज किया कि भाई हमें भी नाटो के उसमें मेंबरशिप दो। मींस दे अर्ज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टू बेसिकली स्पीड अप द यूक्रेन कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस, ठीक है। And even Ukraine is was hoping basically to be invited this year to join a NATO membership action plan. अब यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया, वॉट वुड बी द रीजंस बेसिकली बिकॉज ऑफ विच यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन दी नाटो। अब देखिए ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब यहाँ क्या हुआ कि रीजंस फॉर यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो में सबसे पहले जो हमारा रीजन आता है वो ये है कि यूक्रेन का ये ओपिनियन था बेसिकली कि अगर हमने नाटो ज्वाइन कर लिया, ओके, तो दिस इज द ओनली वे टू एंड द फाइट, ओके। बेसिकली इफ यूक्रेन, ये यूक्रेन है हमारा और ये हमारा रशिया है, राइट। सो यूक्रेन ये सोच रहे थे कि भाई इफ वी आर ज्वाइनिंग द नाटो, दिस इज द ओनली वे टू एंड द फाइटिंग विथ प्रो रशिया कंट्रीज, जो प्रो रशिया वाले नेशंस थे ना, ठीक है। अच्छा, इस मैप में आप देख सकते हो, ये हमारा जो एरिया है क्रीमिया वाला, ये रशिया ने एनेक्स किया था, ओके। और ये वाला जो एरिया मेंशन्ड है, ऐसे बार टाइप के दिए हुए हैं, ये वो एरियाज हैं जिस पर सेपरेटिस्ट ने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। तो हुआ मैं पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि यूक्रेन वाज ऑफ द ओपिनियन इन द अर्लियर कि भाई इफ वी आर मेंटेनिंग अ गुड, इफ वी आर ज्वाइनिंग द नाटो, वी विल बी मेंटेनिंग a good relation basically with pro Russia separatists, ठीक है। and that will was the only way to find that was the only way to end the fighting basically, ठीक है। अब हुआ क्या, why they were thinking of this, because due to increase in clashes and Russian military movements, ठीक है।
रशियन मिलिट्री में एज वेल एज यूक्रेन के उसमें जो है फोर्सेस में जो है क्लैशेस हो रहे थे बॉर्डर इश्यूज को लेकर के। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी थी और कहीं ना कहीं फियर्स भी थे कि भाई कोई ना कोई आके कब्जा कर लेगा इन दी ईस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, ईस्टर्न यूक्रेन जो है ये वाला हमारा एरिया जो रशिया से सटा हुआ है, राइट। सिंस क्रीमिया पर ऑलरेडी यूक्रेन ने एनेक्स कर लिया था, तो यही था। तो एज अ रिजल्ट इस कहानी का हम कह सकते हैं कि भाई एक तरफ यूक्रेन रशिया को अक्यूज कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन को कर रहा है, कभी यूएस को कर रहा है। सो द ब्लेम गेम इज ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प चीज थी वो ये थी कि एक नोटेबल पॉइंट है यहाँ पर, वो पॉइंट है हमारे इंडिया से रिलेटेड। ओके, इंडिया ने क्या किया यहाँ पर, दैट इंडिया डिड नॉट जॉइन दी वेस्टर्न पावर्स कंडेम्शन ऑफ रशियाज इंटरवेंशन इन क्रीमिया एंड केप्ट इटसेल्फ ऑन अ वेरी वेरी लो प्रोफाइल। मीन्स इंडिया जो है शांत रहा, इंडिया ने हाँ ना कुछ भी बोलने की जहमत नहीं उठाई और अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल लेवल पर रखा। बोला कि ठीक है भाई तुम देख लो तुम्हारा क्या है, हमें मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, ना तो रशिया के साथ और ना ही वेस्ट के साथ। ठीक है, ये हमारे कुछ मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, इनका मैप मैंने आपके लिए दे दिया है क्योंकि आप अगर इसकी लोकेशन एक बार प्लीज़ देख लेना कि क्या है कैसे है। ठीक है, मेंबर स्टेट्स हमारे बेसिकली ब्लू से हैं और यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ लिखा है 28 मेंबर्स, बट मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट टोटल 30 मेंबर्स हैं इसके अंडर। ओके, अब देखो क्या हुआ कि नाटो क्या है ये भी समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नाटो से रिलेटेड स्टोरी तो हमने सुन ली कि भाई यूक्रेन क्यों ज्वाइन करना चाहता है नाटो, बट नाटो क्या है, तो नाटो जो है इट इज द मिलिट्री अलायंस एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी करके वॉशिंगटन ट्रीटी भी इसको कहा जाता है। एक ट्रीटी साइन हुई थी कब, 4th of April 1949 में यूएस, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस ने इनको साइन किया था टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट दी सोवियत यूनियन के लिए। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और जो की प्रोविजंस हैं बेसिकली इसके वो ये है कि इसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5। ओके, आर्टिकल 5 इज देयर एंड दैट आर्टिकल स्टेट्स कि if one member of the alliance is attacked in Europe or North America, ठीक है, it is to be considered or it will be considered an attack on all the members। ठीक है, and this has effectively put Western Europe under the न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ द यूएस। और इस तरीके से जो हमारा वेस्टर्न यूरोप है वो पूरा का पूरा कहाँ जाता है, अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, किसके, यूएस के अंडर। ठीक है, मतलब कि यूएस की छत्र छाया में वो आ जाता है। ओके, सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है नाटो का कि भाई ये मिलिट्री अलायंस है जहां पर कुछ नेशंस है, कुछ 30 नेशंस है बेसिकली, और इनका हेडक्वार्टर ब्रूसेल्स बेल्जियम में है। और इनका सीधा सा फंडा है कि भाई अगर तुम किसी भी एक अलायंस को अटैक कर रहे हो दैट मीन्स तुम सभी को अटैक कर रहे हो। ओके, और नाटो जो है उसने अभी तक सिर्फ अपना ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 5 जिसके तहत ये रूल आया था, उसको सिर्फ एक बार यूज किया है एंड दैट वाज यूज्ड ऑन 12 सितंबर 2001 फॉलोइंग द 9/11 अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूएस। जो 9/11 अटैक हुआ था उसके तहत इसको देखा जाता है। अच्छा, जो नाटो की प्रोटेक्शन है ना, ये इट डज नॉट एक्सटेंड टू मेंबर सिविल वॉर। मतलब कि अगर वो आपस में कोई सिविल वॉर कर रहे हैं या इंटरनल कूप हो रहा है उनके यहाँ, तो ये उस पे नहीं एक्सटेंड होता है। और 30 मार्च 2021 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल जो है नाटो के 30 मेंबर्स हैं और जो सबसे लास्ट कंट्री है इसको ज्वाइन करने वाली वो है हमारी रीजन ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। मैकेडोनिया है हमारी लास्टेस्ट मेंबर कह सकते हैं टू ज्वाइन दिस अलायंस। ओके, नाउ हाउ डज नाटो वर्क, तो उसके लिए भी मैंने आपको ये एक स्क्रीन पर आप देख सकते हो अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी हैं। दैट इट फर्स्ट थिंग जो हमने बोला कि प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन देन अगेन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी फॉर मेंबर्स। और वही सारी चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई जो मैंने आपको भी समझाई हैं, तो आप इसको प्लीज़ एक बार देख लेना फिर भी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम लॉन्च की है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने। दैट स्कीम इज फॉर वुमेन। ठीक है, जॉब्स टू वुमेन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मुद्दा है ये।
ठीक है। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम का जो पूरा हम कह सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस स्कीम का नाम है बैक टू वर्क स्कीम। क्या है? बैक टू वर्क स्कीम। ओके, एंड वुमेन ओरिएंटेड ये स्कीम है हमारी। दिस स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलर और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी टू वुमेन। अब जिन वुमेन की जॉब, जिन औरतों की जॉब चली गई थी ड्यू टू कोविड टाइम्स, ओके, या मे बी शायद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए की वजह से, उनको गवर्नमेंट फिर से जॉब दे रही है। और इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की मदद भी कर रहा है। अब देखिए, आप पूछोगे कि ये स्कीम कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये तो स्टेट की स्कीम है और जनरली बहुत कम होता है। तो देखो, अगर आप एसए का पेपर उठा के देखोगे ना, हर साल बिना चूक किए एक एसे हमारा फेमिनिज्म या फिर फेमिनिज्म से रिलेटेड होता ही है। ठीक है, तो वहां पर ना आप इसको कोट करोगे। क्या करेंगे ना, करना है उसको, वहां पर हमें इसका मेंशन करना है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। एंड इसके अलावा अगर जीएस पेपर में हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम से रिलेटेड आता है तो वहां भी हम एज अ एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए, जब स्टेट्स की जो स्कीम होती है ना, उनको जब हम मेंशन करते हैं तो हमारे एग्जामिनर को हमेशा यही लगता है कि भाई बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइडर एंगल है, वो कंपेयर कर रहा है। यूनियन के लेवल को तो खैर कंपेयर करते ही हर बच्चा करता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल की स्कीम्स हर कोई पढ़ता है, बट व्हेन वी इन्वॉल्व अ स्टेट लेवल स्कीम, दैट टू गुड स्कीम्स, हमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार भूले भटकाए प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। 15,000 औरतों को जॉब जो है देने की जो प्लान बनाया गया है इसके अंडर। ओके, एंड व्हेन इन द नेक्स्ट 3 years, ओके, 15,000 इज द टारगेट, मीन्स 15,000 वुमेन्स को जॉब दी जाएगी इन नेक्स्ट 3 years। ओके, ऑल राइट, चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। सो नेक्स्ट न्यूज हमारी कहती है एडमिरल हरि कुमार इज द न्यू नेवी चीफ। ठीक है, ही इज द 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। प्रीलिम फैक्ट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है। एंड जो रिटायर हो रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग चीफ साहब थे, उनका नाम था एडमिरल करमबीर सिंह। सो आफ्टर दी रिटायरमेंट ही विल बी बेसिकली कमिंग आफ्टर एडमिरल करमबीर सिंह। और करमबीर सिंह जो है वो 24th है, एंड मिस्टर हरि कुमार, एडमिरल हरि कुमार सर जो हैं, ही विल बी दी 25th नेवल चीफ। एंड ही इज ज्वाइनिंग, ऐसा कहा है कि इन्होंने ये जो अभी नेवी ज्वाइन कर रहे हैं ना, सो एट प्रेजेंट नेवी इज इन द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग इट्स 15-year मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप पढ़ सकते हो। और इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है बेसिकली एडमिरल हरि कुमार ने, इनको भी मैंने यहाँ पर वो किया। और अगर आप ये वाला पैरा देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार कितना एक्सटेंसिवली इन्होंने काम किया है। 39 years के करियर में ही हैज सर्व्ड इन वेराइटी ऑफ कमांड्स। और इतना ही नहीं, ही वॉज विथ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C-01, देन INS निशांक, मिसाइल कॉर्वेटे INS कोरा, एंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणवीर। मीन्स जो हमारे बेस्ट ऑफ बेस्ट थे ना, मतलब उन सबके साथ किया है। और INS विराट के साथ भी ये जुड़े थे, और फील्ड ऑपरेशंस ऑफिसर भी थे वेस्टर्न फ्लीट के। ठीक है, सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी वी विल सी कि भाई हमारा देश का जो नेवी है बेसिकली दैट विल बी अंडर हिम। तो चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स सेशन को यहीं पर पॉज देते हैं। कल फिर मिलेंगे। यूट्यूब रिचुअल्स पर हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो का, तो आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड जो भी हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लीज़ उनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज।